नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी है नसीबों का लिखा भी क्या गजब है। अभी तक आपने देखा कि संदीप और सीमा की शादी हो जाती है और सीमा ससुराल आ जाती है। अब जानते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, इससे पहले कि 8 पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के पहले के पार्ट पढ़िएगा और उसके आगे ये नवा पार्ट अब शुरू करते हैं। सच तो यह है जी कि अगर सीमा विधवा और एक बेटी की माँ ना होती तो हमारे संदीप के लिए, हमारे लिए उससे अच्छे लड़के मिलना मुश्किल ही था। और उसकी यही कमी मेरी हिचक का कारण थी। मुझे तो जब संदीप ने बताया तो समझ ही नहीं आया था कि उसे क्या कहूँ, कैसे रोकूं, सिवाय इसके कि दुनिया वाले क्या कहेंगे और तुम नहीं मानोगे, बस यही कह पाई थी। ऊपर से मैं तो सीमा की तारीफ कर ही रही थी कुछ देर पहले, फिर क्या कहकर ना करती उससे। विमला ने अपने मन की बात सच्चाई से रखी। उसकी माँ वास्तव में अच्छी माँ है और पिता से बेहतर। मन ही मन संदीप ने सोचा। मैंने तुम दोनों की सारी बातें बाहर खड़े खड़े सुन ली थी और बड़ी सोच समझ के ही शादी का फैसला लिया था। इसके पीछे दो वजह और भी हैं। जीवन ने अब गंभीर होते हुए कहा। वह कौन सी है? उसकी माँ आश्चर्यचकित होने वाली आवाज आई। मतलब कि कोई और भी कारण है जो मुझे और माँ को भी नहीं पता। संदीप की हैरानी बढ़ती जा रही थी। अपने पिता का एक नया रूप उसके सामने आ रहा था, एक कूटनीतिक राजनीतिक व्यक्ति का। वह यह तो जानता था कि उसके पिताजी राजनीति में रुचि रखते हैं, पर घर में भी और बेटे की जिंदगी में भी राजनीतिक सोच। वह आगे सुनने के लिए वहीं दम साधे खड़ा रहा। उस दिन से 2 दिन पहले ही कमल मुझसे मिलने आया था और उसने बातों बातों में बताया था कि सीमा के ससुर आए थे और वो सीमा की दूसरी शादी की बातें कर रहे हैं और उन्होंने सीमा के नाम आधी खेती करने की बात की है, क्योंकि रागिनी करण की बेटी है। कमल मुझसे ही कोई जान पहचान में रिश्ता बताने के लिए कहने लगा। तब तो मेरे मन में ये बात नहीं आई थी। तुम जानती हो सीमा के नाम उन्होंने कितने बीघा खेत किए हैं? जीवन ने विमला से पूछा। कितने? उत्सुकता से पत्नी ने पूछा। पूरे 10 बीघा। जानती हो उसकी कीमत बाजार में क्या है? उनके स्वर में खुशी थी। कितनी? बिमला ने पति की खुशी को देखते हुए कहा। पूरे 50 लाख। जीवन ने खुशी से राज खोला। हमारे से भी ज्यादा? पत्नी के स्वर में सुखद आश्चर्य था। हाँ, और जब सीमा हमारे घर की बहू बनकर आई है तो वह सब हमारी हो गई। इतना बड़ा दहेज तो कोई भी बहू नहीं लाई होगी आज तक इस गांव में। गांव तो क्या, आसपास के इलाके में। लालच की बू उनकी आवाज की खनक से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ये तो मुझे तुमने पहले नहीं बताया, बिमला पति की बात सुनकर बोली। बस मैं इंतजार कर रहा था कि कब रजिस्ट्री वगैरह का काम पूरा हो जाए। जब तक पक्का ना हो तब तक बताने का क्या फायदा? जीवन ने अपनी धूर्तता का परिचय देते हुए कहा। और इससे भी बड़ा एक और कारण है जिसका फायदा मुझे आगे चलकर होगा। वह अपने दिमाग की चतुराई के रहस्य एक एक करके पत्नी के आगे खोल रहे थे। इधर संदीप के आगे पिता के दिमाग में चलने वाले नए नए रहस्य खुल रहे थे और उसका मन अजीब से भाव विचारों के द्वंद में भरने लगा था। वह क्या? विमला ने पूछा। तुम तो जानती हो शुरू से ही राजनीति में मैं ऊपर जाना मेरा सपना था और तभी मैं इस गांव का मुखिया भी हूँ। सभी लोग मुझे मानते हैं, जानते हैं और ये एक शुरुआत भर है। संदीप ने तो अलग लाइन पकड़ ली। तो अब ये सब सीमा के जरिए होगा। वो कैसे? सीमा बेचारी इसमें क्या करेगी? संदीप की माँ पति की बात सुनकर आश्चर्यचकित थी कि अब वो क्या कहेंगे। और इधर बाहर संदीप भी कुछ नया रहस्य खुलने वाला है शायद, सुनकर कान खड़े हो गई। तुम नहीं जानती हो कि हम राजनीतिक लोगों को ये पता होता है कि किस बात को समाज में कैसे रखना है। जो बात समाज में हंसी बनाने वाली हो उसे ऐसे प्रचारित करो कि सम्मान का सामान बन जाए। हा हा हा, उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। संदीप की सीमा से शादी करके हम आसपास के इलाके में भी अपना नाम महान समाज सुधारक और समाज सेवी लोगों में शुमार करा लिया है। सभी हमें और भी ज़्यादा मान सम्मान देने लगे हैं और इसका फ़ायदा मुझे अपने आप ही मिलेगा। वो कैसे? बिमला ने आश्चर्य से पूछा। एक तो कमल और उसके मिलने वाले रिश्तेदार
हमेशा मेरा सपोर्ट में रहेंगे। दूसरा, सीमा के ससुराल में उसके ससुर रोशन, उससे भी हमारा रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ गया है। उसकी दोनों बहुएँ आपस में बहनें हैं। बड़ी संदीप की बहू बनकर आ गई, लेकिन वो उनके कारण ही करण की बहू भी है और उसके पोते की माँ भी। तो उसके ससुराल वाले भी हमेशा हमारा साथ देंगे और आगे मेरी योजना है कि अगले विधानसभा इलेक्शन में मैं एमएलए का टिकट माँग लूँगा पार्टी से और मेरी छवि जिस तरह से समाज में बन रही है, सीमा के ज़रिए एक उदारवादी समाज सुधारक की, उसको और ज़्यादा चमकाऊँगा और इसके लिए मैं सीमा का इस्तेमाल करूँगा। चुनाव प्रचार में उसको साथ रखकर। संदीप पिता के इस नए रूप से परिचित हो रहा था, जिसे वह शहर में रहने और पढ़ाई में जुटे जाने के कारण आज तक जान नहीं पाया था। उसे पिता की आवाज़ सुनाई दी, जानती हो, भविष्य में इसका कितना ज़्यादा फायदा होगा। हम एक एक करके कितनी सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। अब देखो, हमारे एक छोटे से फैसले ने, जिससे हमारे बेटे की भलाई है और मेरी हमारी भी, हमारी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें आसान और अच्छी कर दी। समाज में मेरी छवि भी बहुत अच्छी बन गई है और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी भी मिल गई और बेटा बहू भी खुश और सारी ज़िंदगी हमारे एहसान तले रहेंगे। अब सारी ज़िंदगी दोनों हमारी सेवा करेंगे। सीमा भी संदीप के साथ शहर जाने के लिए नहीं बोलेगी और संदीप भी कभी साथ ले जाने की ज़िद नहीं करेगा और हमारा बुढ़ापा भी राज करते कटेगा। रही सीमा की बेटी की बात, तो यह तो और भी अच्छी बात है। अगर बेटा होता तो हमारे साथ रहता और हमारी जायदाद में भी हिस्सा बटाता, लेकिन पोती अपने घर चली जाएगी और उसकी जायदाद हमारे पास रह जाएगी, जो हमारे अपने पोते पोतियों के काम आएगी। जीवन ने कितने आगे तक की सोच रखी थी, ये आम सीधे साधे व्यक्ति के बस की बात नहीं थी और इसमें वह बहुत ही प्रसन्न थे। तुम कितनी दूर की सोचते हो। मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। मुझे तो लगता था कि संदीप हमारा इकलौता बेटा है और तुम उसके प्यार में और अपने दोस्त की बेटी के बारे में सोचकर राजी हो गए हो। बिमला ने पति की बात सुनकर सरलता से कहा, तू तो निरी बावरी है। बच्चे तो प्यार मोहब्बत में गलतियां करते ही हैं, तो जरूरी तो नहीं कि हम भी बिना अपना भला बुरा सोचे मोह में फैसले लें और अपनी जग हंसाई करवाएं। अब तू बस इतना ध्यान रख कि सीमा के साथ अच्छे से रहे, उसकी बेटी को प्यार मोहब्बत जता। जानती है ना कि बच्चे की माँ की जान बसी होती है बच्चे में। बस फिर वो हमेशा तेरी बात मानेगी और जो मैं तुझे बताऊं तूने वैसे वैसा ही करना है। ठीक है जी, मैं तो इतनी गहरी बातें नहीं जानती। जो आप कहो मैं उसी में राजी हूँ। मुझे तो अपने परिवार में खुशी और सुख शांति चाहिए। विमला पति की हाँ में हाँ मिला पत्नी धर्म निभा रही थी। वैसे तू उसे बातों बातों में कहे कि रागिनी तो बड़ी हो गई है और अब पोता खिलाने की इच्छा है। एक बच्चा हो गया संदीप से तो सीमा पक्की डोर से बन जाएगी। उसके पिता कैसे उसकी माँ को अपने स्वार्थ के जाल में बहला फुसला रही थी और सीधी सादी माँ पति की इच्छा में ही अपनी इच्छा मान रही है। उसे पता ही नहीं है कि वो कितनी स्वार्थी है और मन में भावनाएं नहीं, राजनीति भरी पड़ी है। संदीप और ज़्यादा ना सुन सका। वह पिता के आसानी से शादी करने के लिए राजी होने के मुख्य कारण अच्छे से समझ चुका था और उसे आगे क्या करना है मन ही मन इस पर सोच करता हुआ बिना पानी पिए ही कमरे में वापस चला गया। वह दबे पाँव कमरे में गया कि कहीं सीमा की नींद ना खुल जाए। उसने देखा सीमा रागिनी के साथ झप्पी पाकर सोई हुई है। वह बेड पर बैठ गया और थोड़ी देर तक सीमा की तरफ देखता रहा। सीमा की किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती कि उसके पिता की स्वार्थ पूर्ति का साधन बन जाए। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा जो उसके प्रतिकूल हो। वह बेड पर लेट गया और फिर मन में कुछ बातें पक्की करते हुए सोने के लिए आंखें बंद कर ली। अभी तक पिता के लिए मन में जो अगाध श्रद्धा थी वो अब बाकी न रही। उसकी वजह एक दुख कातरता का भाव मन में बसने लगा। इस समय वह एक दोराहे पर खड़ा हुआ था जहाँ बेटा और पति प्रेमी के बीच द्वंद्व था। आज तक उसके माँ बाप ने जो उसने चाहा उसे दिया और जो उसने कहा किया था, परंतु आज जो उसके सुना उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ही पिताजी थे और ये वास्तव में उनकी ही सोच थी कि ये अब उनका मनोमस्तिष्क आपस में ही तर्क वितर्क कर रहा था।
कि चाहे किसी कारण से सही उन्होंने उसकी शादी कराई, पर उसकी खुशी तो उसे दी ही। जब वो एक बेटे की तरह सोचता तो लगता कि उसके पिताजी ने हमेशा उसको खुशी दी है। अगर वो बदले में जैसा चाहते हैं वैसा करने में बुराई भी क्या है? आखिर वह भी तो उनका बेटा है और उनकी खुशियों का ख्याल रखना उसका भी फर्ज है। उसकी खुशियाँ अगर राजनेता बनकर यश पाने में है तो इसमें बुराई ही क्या है? कभी दिल कहता है कि उन्होंने बेटे की खुशी का ख्याल न रख अपनी राजनीतिक हित साधने को ये सब किया है, और सबसे बढ़कर सीमा की मासूमियत और मजबूरी का फायदा उठाने की सोच रखी है। एक औरत की प्रॉपर्टी पर निगाहें और उसके दुखद जीवन का अपने हित के लिए इस्तेमाल के बारे में भी सोचना स्वार्थ की पराकाष्ठा है। सारी रात संदीप के दिल दिमाग के बीच झूलते बीती और भोर जाकर उसे आंख लग गई। सीमा सुबह उठकर अपने नित्य क्रम में लग गई। बिमला ने जब पूछा संदीप नहीं उठा तो उसने बताया अभी सोए हुए हैं। सीमा के चेहरे से उन्हें नहीं लगा कि देर तक जागने की वजह कोई वजह थी। उन्हें पता था कि सीमा और संदीप का जीवन अभी पति पत्नी जैसा सहज नहीं है, और एक औरत होने के नाते वह समझती थी कि पति के रूप में संदीप को अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। वह मन में चाहती थी सीमा जल्दी ही उसके बेटे को पति के रूप में अपनाए और उसके बेटे के जीवन में भी खुशियां आए। धीरे धीरे सीमा का संदीप के प्रति लगाव और नज़दीकियां देख उसे लगने लगा था कि वह दिन दूर नहीं जब वह दोनों एक हो जाएंगे और उसको खुशी की खबर सुनाएंगे। हालांकि उसने इस संबंध में रात को अपने पति से कोई बात नहीं की थी। औरतों के दिल का हाल औरत ही जानती है, उसके हृदय की कोमलता, पति के प्रति उनका समर्पण और फिर किसी और का बन जाना। वह एक सास होने के साथ साथ एक औरत भी थी, और कहीं न कहीं दिल से सीमा को पसंद भी करती थी और उसके व्यवहार से खुश थी। साथ ही वह उसके बेटे का प्यार भी थी। लेकिन रात जो बात पति ने कही थी, बिमला के दिमाग में घूम रही थी। संदीप बेचारा हर बार सीमा के प्यार की कामना लिए आता है कि शायद अब की बार पत्नी का प्यार नसीब हो जाए। ड्यूटी के बाद तुरंत गांव के लिए चल देता है तो थका हुआ आता है, इसलिए देर तक आराम करना चाहता होगा। सोचकर विमला भी अपने काम में लग गई। सीमा और विमला अपने घर बाहर के काम में लगी हुई थी, लेकिन संदीप अभी भी सोया पड़ा था। जब देर तक संदीप ना उठा तो सीमा थोड़ी चिंतित हुई। नित्य कार्य करने के बाद सीमा नहा कर निकली। उसके धुले बालों में से पानी की बूंदें चू रही थी और चेहरा ओस से भीगे कमल की तरह चमक रहा था। सीमा ने मुखिया जी और बिमला को चाय दी और फिर संदीप के लिए चाय लेकर अंदर चली। चाय उसने बेड के पास टेबल पर रख दी। रागिनी अभी सोई पड़ी थी। सोचने लगी संदीप को जगाए या नहीं। वह संदीप को जगाने के लिए झुकी तो उसके बालों की लटें छिटक कर आगे आ गई और उसमें से पानी की कुछ बूंदें संदीप के चेहरे पर गिर पड़ी। रजनी ने आवाज़ लगाई, संदीप, संदीप। सीमा की मधुर आवाज़ संदीप के कानों में पड़ी। या पानी की बूंदों की ठंडक का एहसास था। संदीप ने धीरे से आंखें खोल दी। अपने चेहरे पर झुके हुए सीमा के खूबसूरत चेहरे को देखता रह गया, जो खिले गुलाब के समान ताजी, शीतल, ओस से भरा हुआ था। देखते ही कई खूबसूरत उपमाएं उसके मन में आ गई। चांदनी से नहाया चांद उस पर झुका हुआ है, ओस से भीगा गुलाब उसके समकक्ष है। उसका मन किया कि वह उस चांद को अपने आगोश में ले ले, इस चांद की कोमलता को अपने हृदय में लगातार महसूस कर ले। उसके शरीर की भीनी भीनी गंध को वह अपनी सांसों में बसाने लगे। जब सीमा ने उसकी आंखें खोलते हुए देखा तो सीधा खड़ी हो गई और उसकी लंबी रेशमी लटें संदीप के होठों को भिगोती चली गई। संदीप उनकी महकती खुशबू में डूब गया और फिर से आंखें बंद कर उस एहसास को महसूस करने लगा। आह, कितना खूबसूरत एहसास है ये! प्रेयसी का मधुर आवाज में पुकार कर उठाना और भीगे बालों का चेहरे को भिगोना, उसके बाद रेशमी बालों का होठों पर स्पर्श कितना सुखकारी और हृदय को शीतलता देने वाला है। कितनी खूबसूरत लग रही है सीमा इस स्वाभाविक रूप में। संदीप सीमा के अपने पास होने के एहसास और उसकी खूबसूरती की मादकता में डूब गया। उसे लग रहा था जैसे देर तक वह उसकी खूबसूरती के एहसास को अपनी अंतर आत्मा में भरना चाहता हो। दोबारा आंखें बंद होते देख सीमा ने पुनः पुकार लिया, संदीप। संदीप ने फिर आंखें खोली, पर मौन उसे देखता रहा। सीमा ने चाय की तरफ इशारा किया।
सीमा को लगा अभी संदीप नींद में ही है शायद। संदीप ने हाथ बढ़ाकर सीमा को पास बैठने का इशारा किया। तुम अपनी चाय भी लेकर आ जाओ सीमा। क्या? क्या हम दोनों एक साथ चाय भी नहीं पी सकते? संदीप ने उसकी सुबह की गुनगुनी धूप सी खूबसूरती को अपनी आंखों में समाते हुए कहा। बेशक इस खूबसूरती पर उसका अधिकार था, पर वह उसका जी भर रसपान करना चाहता था। इस समय वह रात की सारी बातें भूल चुका था। उसके सामने था तो सीमा का सौंदर्यपूर्ण चेहरा, कितना उजला उजला सा पावन, सुबह सुबह की भक्ति में आरती सा। संदीप की प्रेम भरी निगाहें सीमा के लिए सहना मुश्किल हो रही थी। अंदर जैसे कुछ पिघल रहा था। उन निगाहों में कुछ अलग सी कशिश थी। वह जल्दी से अपनी चाय लेने चली गई। देर तक जगने के कारण संदीप की आंखें लाल हो रही थी और जब सीमा ने अपना हाथ चाय देने के लिए बढ़ाया, संदीप का हाथ उसे छू गया और उसे लगा संदीप का हाथ कुछ गर्म है। तुम ठीक तो हो ना? उसके हाथ की गर्मी महसूस कर उसने चिंतित स्वर में कहा। हाँ, कुछ सिरदर्द है शायद। संदीप ने उस पर निगाहें जमाए 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 कहा। देखूं जरा, कहकर सीमा ने संदीप के माथे पर हाथ रखा। संदीप का माथा गर्म तवे सा जल रहा था। सीमा के ठंडे हाथों ने जैसे संदीप के मस्तिष्क को राहत दी। कितनी शीतल नरम मुलायम हाथ है सीमा का। उसने मुग्ध होते हुए सोचा। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है संदीप, सीमा ने घबराते हुए कहा। संदीप मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता? डॉक्टर मैं हूँ और बीमारी तुम बता रही हो। डॉक्टर की बीवी भी तो हूँ, सीमा के मुंह से अनायास ही निकला। तो फिर इलाज भी तुम ही करोगी? उसने मुस्कुराते हुए शरारत भरे स्वर में कहा। चलो हटो। अब सीमा थोड़ा सा शर्मा गई और वो उठकर कुछ बिस्किट ले आई। लो, चाय के साथ ही बिस्किट भी ले लो और फिर ये गोली खा लो, उसने बिस्कुट उसके मुंह में डालते हुए कहा। विमला ने जब सीमा को किचन में आकर बिस्कुट और गोली ले जाते देखा तो पीछे पीछे चली आई और जब उसको पता लगा कि संदीप को बुखार है और सिर में दर्द भी, तो वह संदीप का सिर अपनी गोदी में लेकर दबाने लगी। सीमा ने बिमला को सिर दबाते देखा तो उसने कह दिया, लाओ माँ, बाम लगा देती हूँ, और वह बाम उठाकर ले आई। सीमा को संदीप का ख्याल रखते देख बिमला को अच्छा लगा। अब वह दिन दूर नहीं जब वह दोनों एक हो जाएंगे। इस एहसास ने बिमला को प्रसन्न कर दिया। इन दोनों को ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए, सोचकर बिमला कमरे से बाहर आ गई। सीमा की नाजुक उंगलियां संदीप के माथे पर मसाज करने लगी। इससे संदीप को सुकून मिलने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर उस खूबसूरत एहसास को महसूस करते हुए फिर से सो गया और खूबसूरत सपने देखने लगा। सपने में सिर्फ वह था और सीमा थी और दोनों ही बादलों की सैर कर रहे थे और चांद सितारे उसके चारों ओर चक्कर काट रहे थे। सुंदर मन भावन स्वप्न तब टूटा जब सीमा ने उसे नाश्ते के लिए उठाया। वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि अगर सीमा का साथ यूं ही मिलता रहे, लगता है वह भी मन ही मन उसे चाहने लगी है। वह दिन दूर नहीं जब वह उसे पूर्णतः अपना लेगी। संदीप का बुखार उतर गया था। सच तो यह था कि यह उस शौक का असर था जो उसे अचानक आशा के विपरीत ऐसे रिश्ते से लगा था जिसके बारे में कभी वह नेगेटिव सोच भी नहीं सकता था। और बेचैनी में जो रात गुजरी उसने ही सिरदर्द कर दिया था। सीमा के स्नेह और माँ की ममता दोनों ने उसको शाम होते होते ठीक और सहज कर दिया था। अब वह शांत दिमाग से सोच रहा था। कल सुबह जाना है और वह सोच रहा था कि माँ को कैसे कहे कि वह सीमा को साथ ले जाना चाहता है, पर कहना तो पड़ेगा ही। और अब तो भगवान ने एक मौका भी दे दिया उसकी तबीयत खराब करके। और मौका मिलते ही वह माँ के कमरे में जा पहुंचा। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कुछ संकोचाते हुए कहा। क्या? बोल बेटा, माँ ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। माँ, मेरा कल जाना जरूरी है, कुछ सीरियस पेशेंट आने वाले हैं, नहीं तो मैं एक दो दिन रुक कर आराम करता, तब जाता। अभी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। माँ उसे असमंजस में देखने लगी कि कहना क्या चाहता है। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन सीमा को अपने साथ ले जाऊँ तो ठीक से देखभाल हो जाएगी और हम दोनों अकेले में कुछ साथ भी रहेंगे। वह बोलते बोलते चुप हो गया। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या कहना चाह रहा है? विमला ने उसे चुप होते देखा तो पूछ लिया। और
हो सकता है तेरे लिए कोई खुशखबरी जल्दी आ जाए। संदीप के दिमाग में पिता की वह वाली बात आ गई जो उन्होंने माँ को समझाई थी, और संदीप अब उसी बात को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। बिना किसी लड़ाई झगड़े या कहने सुनने या तल्खी से बेहतर था कि धीरे धीरे इन परिस्थितियों से ही किनारा कर ले जो प्रतिकूल हो, जो आपके जीवन को समस्या में डालती हो या उलझने बढ़ाती हो। काफी सोचने के बाद संदीप ने यही निष्कर्ष निकाला था कि वह सीमा को अपने साथ पिता से दूर रखने की कोशिश करेगा। वह चाहता था कि इस माहौल से सीमा को दूर ले जाए और उसको वह सारी खुशियाँ दे जिनकी कि वह हकदार है। उसका आगे का जीवन बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण हो। बेटे की बात सुनकर विमला मन ही मन प्रसन्न हो गई। वैसे तो हर माँ बेटे की शादी होती है, दादी बनने के सोचने लगती है कि जल्दी से बहू खुशखबरी सुनाए। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ दूसरी थी। दोनों के रिश्ते की हकीकत भी माँ से छिपी नहीं थी। कल ही पति ने ये बात समझाई थी कि सीमा अगर जल्दी ही संदीप के बच्चे की माँ बन गई तो अच्छा रहेगा। आज बेटा भी वही बात कर रहा था। तब उसको लगा जैसे मन मांगी मुराद मिल गई, और उसे लगा संदीप ठीक ही कह रहा है। दोनों कुछ दिन अकेले रहेंगे तो आगे की खुशियों का रास्ता बन पाएगा। सीमा अब उसकी परवाह भी करती है तो मन के साथ समर्पण भी कर ही देगी। ठीक है बेटा, तेरे पिताजी से बात करती हूँ, कहकर उसने संदीप का के सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने पति को क्या और किस तरह समझाया पता नहीं, पर अगले दिन सवेरे सवेरे किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया और सीमा को पैकिंग करने के लिए का बोल दिया। सीमा आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। अचानक साथ जाने की बात उसे समझ में नहीं आई। बिमला समझ गई कि संदीप ने अभी सीमा से बात नहीं की। अंदर ही अंदर उसकी अंतरात्मा तृप्त हुई कि बेटे ने उसकी हाँ के बिना सीमा के साथ चलने को नहीं कहा। बिना किसी व्यवस्था के ऐसे अचानक साथ जाना। उसने सास से कहा, अब तू जानती है ना कि संदीप की तबीयत ढीली है और जाना भी जरूरी है, तो देखभाल भी जरूरी है ना, और तेरा घूमना फिरना भी हो जाएगा। वैसे भी इतने समय से रह रहा है, कुछ तो होगा ही, बाकी व्यवस्था वो खुद कर लेगा। शहर में पैसे से हर चीज मिल जाती है, और कुछ जरूरी छोटा मोटा घर का सामान मैं पैक कर देती हूँ, बिमला ने उसे समझाते हुए कहा। जल्दी जल्दी जरूरी पैकिंग कर सीमा तैयार हुई। संदीप ने उसकी मदद की ताकि समय से जा सके। जब रागिनी को उठाकर सीमा ने संदीप के साथ चलने की बात बताई तो वह खुशी से तालियां बजाने लगी। पापा के छात्र रहेंगे हम, पापा के छात्र रहेंगे हम। रागिनी की खुशी और उत्साह देख सीमा भी प्रफुल्लित हुई। इस बीच संदीप ने सीमा के घर खबर करवा दी और जाते हुए मिलने के लिए आधा घंटा सीमा अपने घर पर रुकी। यहाँ कांता और रेखा ने भी कुछ भेंट के साथ साथ खाने पीने के सामान बांध दिया। आखिर जाते के साथ ही सब कुछ कैसे करेगी, बनाएगी। दूसरा, घर में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। दोनों को नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देकर सबने उन्हें खुशी खुशी विदाई दी। सामान के साथ सीमा ने दोनों भाई चले संदीप की मोटरसाइकिल पर। सीमा और रागिनी और दोनों भाई सामान पकड़े बस स्टॉप की ओर चले। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि कहानी का ये पार्ट आपको कैसे लगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन